हेलो बच्चों, तो चलो भैया एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है धातु का शुद्धिकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? हमने जाना अयस्क का सांद्रण कर चुके, उसके बाद धातु का निष्कर्षण भी कर चुके। ठीक है, उसके बाद हम जो नया उसके बाद आगे का प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा धातु का शुद्धिकरण। अब ये धातु का शुद्धिकरण क्या है तो इसी को इस वीडियो में जानते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो भाई, यहाँ पर हमने अयस्क का सांद्रण बढ़िया ढंग से कर लिया, झाग उत्प्लावन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि द्वारा। उसके बाद कुछ ऐसे भी तत्व थे जो कम सक्रिय थे, कुछ अधिक सक्रिय थे, उनको अपचयन विधि द्वारा निष्कर्षण किया धातु का। उसके बाद प्यारे बच्चों, अपचयन विधि के द्वारा भी धातु का निष्कर्षण करने पर धातुओं में कुछ अशुद्धियां रह जाती है, कुछ इम्प्यूरिटी रह जाती है, कुछ गंदगी रह जाती है, जिसको अपने को साफ करना है। अपने को एकदम प्योर फॉर्म में धातु चाहिए, तो उस इम्प्योरिटी को, उस अशुद्धि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है आपकी धातु का शुद्धिकरण। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है शुद्धिकरण। बढ़िया गंगा जल में नहलाना है ऐसे नहीं भैया, शुद्धिकरण मतलब जो भी इम्प्योरिटी रहेगी, जो भी गंदगी रहेगी, कहने का मतलब उस धातु के साथ जो भी एक्स्ट्रा, जो अवांछनीय तत्व है उसको अलग करना है और अपने को केवल और केवल धातु से ही मतलब है। ठीक, तो वो होगा धातु का शुद्धिकरण। तो प्यारे बच्चों, धातु के शुद्धिकरण के लिए दो विधि होती है, दो मेथड होती है। पहला मेथड होगा हमारा भौतिक विधि और दूसरा मेथड होगा रासायनिक विधि। नाम से ही पता चल रहा है भौतिक विधि, इसके लिए ज़्यादा कोई केमिकली चीज़ यूज़ नहीं करना पड़ेगा। भौतिक विधि, ठीक है, और रासायनिक विधि। तो सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों भौतिक विधि के अंतर्गत क्या करना है। तो भौतिक विधि के अंतर्गत दो विधियां और आती हैं, जिसका नाम है पहले का द्रवण और दूसरे का नाम है प्रभाजी क्रिस्टलन। तो ये द्रवण क्या है और ये प्रभाजी क्रिस्टलन क्या है उसको मैं एक एक करके अच्छे से समझाता हूँ। तो ध्यान से देखो, पहले हम समझेंगे द्रवण किसको बोला जाएगा। ठीक है, तो द्रवण क्या होगा? तो जल्द ही पिघलने वाली धातु जैसे कि टेन, SN संकेत होता है, टेन, लेड, PB आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म किया जाता है। मतलब ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे जैसे कि ये आपके मैं एक भट्टी बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कौन सी भट्टी? ओ अग्निशह, ठीक है। तो ये देखो इस प्रकार से ढलान वाली भट्टी बना, ठीक है, और ये इस प्रकार से रख दिया, ठीक है। और ध्यान से समझना, अब ये जो आपकी ढलान वाली भट्टी है उसमें क्या लेना है? जल्द ही पिघलने वाली धातु जैसे कि टेन, लेड आदि को ढलान वाली परावर्तक भट्टी में गर्म करना है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कलर चेंज करके, यहाँ पे आप लेड ले लो, PB, ठीक है, या फिर किसका? टेन का, SN का। ये यहाँ पे धातुओं का अयस्क है, समझ जाओ। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे रूप में यहाँ पे रहेंगे, ठीक है भाई, ये सभी रहेंगे, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये आपको समझ में आ गया ना, लेड है, टीन है, इन सबको लेना है, ठीक। तो चलो ये ले लिए भाई। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए। इन सबको यहाँ पे ढलान वाली परावर्तक भट्टी में लेना है, जिसका भी निष्कर्षण करना है आपको, जिसको प्यूरिफिकेशन करना है वो ले लिए। अब यहाँ पे आपको गर्म करना है, यहाँ पे भट्टी लगा दो, आग लगा दो, यहाँ पर आग लगेगा, ठीक है, यहाँ पर आग लगेगी, आग, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे ज्वाला जलने की, आग जल रही है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आग, ठीक है। टेम्परेचर दे रहे हैं इसको, आग देंगे। उससे क्या होगा, ध्यान से समझना, इस अयस्क में जो धातु होगा जो पिघल जाता है, जो जिसका गलनांक कम है, मतलब कम टेम्परेचर पे जो पिघलेगा, ठीक है। तो शीघ्र पिघलने वाली धातु जैसे कि आपका लेड हो गया, टेन हो गया, ये सारी चीज़ पिघल कर इधर पिघल कर नीचे की ओर आएंगे और नीचे में कंटेनर रखा रहेगा, डब्बा, जो भी आप जिसमें इकट्ठा करना चाहो उस धातु को, इस डब्बे में आकर ये जो आपके धातु है, ये जो पिघली हुई धातु है, वो पिघली हुई धातु इस डब्बे में आकर एकत्र हो जाएंगे। इसमें आपको प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाएगा लेड और टीन, ये सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर आके एकत्र हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे हमको शुद्ध रूप में धातु मिल जाएगा। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्रवण।
द्रवण मतलब जिसको द्रव रूप में लाकर मतलब पिघलाकर जो धातु प्राप्त किया जाता है शुद्ध रूप में, वो आपका क्या कहलाएगा? द्रवण अभिक्रिया कहलाएगी। द्रवण क्रिया के अंतर्गत ये आएगा। अगला पॉइंट क्या बोलता है? जिससे धातु पिघल कर नीचे बह जाती है और अशुद्धियाँ वहीं रुक जाती है। मतलब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? प्योर धातु मिल जाएगा, ठीक है, शुद्ध रूप में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो गंदगी रहेगी, जो भी गंदगी रहेगी, अशुद्धि, वो यहाँ पे रुक जाएगा, अशुद्धि यहीं पर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया जो शुद्ध धातु थी वो शीघ्र पिघल रही थी, तो टेम्परेचर दिए जल्दी पिघल कर आ गई, और बाकी जो अशुद्धि थी वो यहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो ये द्रवण हो गया। आई होप बच्चों भौतिक का पहला विधि समझ में आया। भौतिक विधि के अंतर्गत पहला हम पढ़ने वाले हैं द्रवण, पढ़ने वाले थे, अब पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे आगे कौन सी विधि? प्रभाजी क्रिस्टलन की। तो ये प्रभाजी क्रिस्टलन क्या है? तो देखो भौतिक विधि के अंतर्गत प्रभाजी क्रिस्टलन क्या है? तो ये भी एक विधि है। मतलब यहाँ पर देखो जो भी अयस्क है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी रह गई, जो अशुद्धि रह गई है, उसको हटाने के लिए क्या करना है आपको? तो देखो यहाँ पर ये वाला है आपका एक प्रकार से धातु। अब इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। ये लोहे का नहीं, मतलब जिस भी धातु का बना है उसका रॉड है, जो धातु जिसको हमको चाहिए, ठीक है, उसका रॉड है। अब मान लीजिए लोहे का ही रॉड है, ठीक है। अब इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं। क्या है इसमें? कुछ अशुद्धि। तो प्यारे बच्चों जो अशुद्धि होती है ये किस सिद्धांत पे काम करेगा पता है? ये इस प्रकार से काम करेगा कि जो अशुद्धि रहती है वो पिघली अवस्था के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग के फॉर्म में रहती है। मतलब पिघली अवस्था में वो ज़्यादा रहने का प्रयास करती है, पिघली अवस्था में। तो क्या करेंगे? यहाँ पर ये देखो, ये एक आग का गोला है, समझ जाओ, ये छल्ला है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो एक छल्ला गर्म के रूप में, मतलब एक गर्म छल्ला लाना है और इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। ये मान लीजिए ये मेरे अशुद्धि वाली, इसमें अशुद्धि वाली अयस्क है, धातु है, ठीक है। अब इसमें मेरे को अशुद्धि को अलग करना है, अशुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो मैं इसमें एक रिंग टाइप का आग का गोला डालूंगा। तो रिंग टाइप का आग का गोला डालूंगा ना, तो जो अशुद्धि रहेगी वो पिघलते हुए एक कोने पे ऐसे जाएगा। पिघलते हुए मतलब आग का गोला ऐसे डाल रहा हूँ, तो आग का गोला डालूंगा ना, तो जो अशुद्धि रहेगी वो आग के गोले के साथ पिघलता हुआ इधर को इकट्ठा होता जाएगा, ठीक है। जो आग का गोला है, ये देखो ये आग का गोला है, वो उसके साथ जो अशुद्धि रहेगी वो इधर इकट्ठा होता जाएगा। मतलब इधर जैसे कि क्या बोलते हैं, अब जैसे कि अब कैसे बताऊं तुमको, जैसे कि किसी चीज़ को ऐसे साफ करते जाते हो ना, जैसे झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाते लगाते पूरे गंदगी ऐसे इकट्ठा होते जाता है ना, बस उसी प्रकार से इधर से आग का गोला ऐसे ले गए, ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना वो, ठीक है। तो वैसी टाइप का ऐसा रिंग टाइप का ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे जो गंदगी है, यहाँ पर जो गंदगी है वो सारा इकट्ठा होते जा रहा है और अंत में यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा सारी गंदगी, अशुद्धि। देखो अशुद्धि धातु की क्षण, यहाँ पे अशुद्ध धातु जो भी गंदगी था, इम्प्योरिटी थी, वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया जी, ठीक है। किस कारण से? क्योंकि ये आग का जो गोला है उसको इकट्ठा करते गए उधर की ओर, ठीक है। ये पिघला हुआ जोन है, यहाँ पे ये जो है आपका ये पिघला हुआ जोन है, ठीक है। और ये क्रिस्टलीकृत शुद्ध धातु है, ये वाला जो भाग है आपका शुद्ध धातु, और अशुद्ध धातु आपको वहाँ कोने पे मिलेगा। फिर क्या करेंगे? अच्छा, ये वृत्ताकार उष्माक है, जो रिंग है वो, ठीक है। और उष्मा की चलने की दिशा मतलब यहाँ से चालू किया और इसको धकेलते हुए उधर की ओर लगा, तो जो अशुद्धि थी इधर वाला पूरा जाके वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा अशुद्धि इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आके पूरा अशुद्धि जो है इकट्ठा हो गया। अब क्या करेंगे? अपने को तो शुद्ध धातु चाहिए, तो क्या करूँगा मैं? यहाँ से रॉड को काट दूंगा, जिसके कारण इस रॉड की जो अशुद्धि है वो अलग हो जाएगी, और मेरे को तो इस शुद्ध धातु से मतलब है, तो ये शुद्ध धातु मेरे को मिल जाएगा। तो ये होगा प्यारे बच्चों प्रभाजी क्रिस्टलन। आई होप आपको भौतिक विधि की दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा, द्रवण और प्रभाजी क्रिस्टलन। अब हम बात करने वाले हैं धातु की शुद्धिकरण की रासायनिक विधि। तो चलो अब रासायनिक विधि को समझते हैं। भौतिक विधि तो देख लिया, अब कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी सक्रियता ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा ढीठ स्वभाव के होते हैं। मतलब वो ऑक्सीजन या किसी दूसरे तत्व के साथ चिपके रहते हैं, कार्बोनेट के साथ या ऑक्साइड के साथ, वयस्क। तो उसको शुद्ध रूप में, उस धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं? हम लोग उसको देते हैं करंट, ठीक है। करंट देंगे, विद्युत देंगे, तब जाके वो हमको शुद्ध रूप में प्राप्त होगा, जिसको बोला जाएगा रासायनिक विधि। मतलब इसके रासायनिक विधि के अंतर्गत हम समझेंगे विद्युत अपघटन विधि।
तो रासायनिक विधि के अंतर्गत जानेंगे विद्युत अपघटन विधि, जिसके माध्यम से हम तत्व को या जो धातु होगा उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। तो ध्यान से समझिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो देखो भैया, आपको एक कंटेनर लेने हैं, उसमें इलेक्ट्रोड लेने हैं। मैंने पहले भी बता चुका कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जो धातु के बनी हुई छड़ हैं, धात्विक छड़ है, ठीक है, धातु की बनी छड़ होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। और आपके जो इलेक्ट्रोड होंगे वो दो प्रकार के होंगे बेसिकली, एक होता है आपका कैथोड और दूसरा होता है आपका एनोड। अब कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर है आपके बैटरी, ठीक है, ये बैटरी है। अच्छा, तो बैटरी में कितने सिरे होते हैं, दो, एक माइनस सिरा होता है और दूसरा प्लस सिरा होता है। तो बच्चों, जो बैटरी का जो माइनस सिरा है वो किसके साथ जुड़ा है, वो जुड़ा है आपके इस इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या पड़ जाएगा, कैथोड। और बैटरी का जो प्लस सिरा है वो किस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा है, तो वो जुड़ा है सर ये राइट वाले इलेक्ट्रोड के साथ, मतलब इस इलेक्ट्रोड का नाम पड़ जाएगा एनोड। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक। अब हमको भैया धातु से मतलब है, हमको धातु का निष्कर्षण करना है। तो किस प्रकार से धातु का निष्कर्षण होगा उसको ध्यान से सुनिए। अब देखो भैया, जिस धातु का मेरे को निष्कर्षण करना है, मतलब जिस धातु को मेरे को प्राप्त करना है शुद्ध रूप में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शुद्धिकरण कर रहे हैं, मतलब उस धातु को प्योर रूप में, प्योरेस्ट फॉर्म में लाना है, शुद्धिकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, अब देखो ये जो मेरे को कॉपर धातु चाहिए, कॉपर धातु चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉपर वाला ये जो आपकी अशुद्धि है, ये वाला कॉपर का रॉड है और इस कॉपर के रॉड में कुछ मात्रा में अशुद्धि मिला है। क्या मिला है, अशुद्धि मिला है, ठीक है। मतलब इस इलेक्ट्रोड में कॉपर भी है और कॉपर के साथ कुछ अशुद्धियाँ भी हैं। तो इसमें क्या क्या मिला है, कॉपर प्लस कॉपर में अशुद्धि में मिला है, ठीक है। तो मेरे को शुद्ध रूप में कॉपर प्राप्त करना है और अशुद्धि को छोड़ देने हैं। तो इस वाले में कॉपर और अशुद्धि दोनों मिले हैं, जिसका मेरे को शुद्धिकरण करना है। तो ये वाला हो जाएगा आपका एनोड, ठीक है। और यहाँ पर जिस धातु का आपको शुद्धिकरण करना है उसका प्योरेस्ट फॉर्म पहले से आपको तैयार रखना है और पतली मात्रा में, छोटी मात्रा में आपको यहाँ पर रखना है। मतलब अगर मेरे को कॉपर धातु चाहिए, कॉपर धातु का मेरे को शुद्धिकरण करना है, तो प्यारे बच्चों जिसका शुद्धिकरण करना है यहाँ पे रखना है, और जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसी धातु का पहले से बना बुनाया एक और इलेक्ट्रोड यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। लेकिन ये कम मात्रा में रखेंगे, छोटी मात्रा में पतली सी यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखना पड़ेगा। और ये भी इलेक्ट्रोड आपका किसका बना होगा, कॉपर का बना होगा, शुद्ध कॉपर का रहेगा, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है ना, मतलब अगर आपको कॉपर शुद्ध रूप में चाहिए तो पहले से शुद्ध जो बना है वो कॉपर आपको थोड़ी मात्रा में लेना पड़ेगा ही। इसको लालच दिखाने के लिए, लालच दिखाएंगे तभी तो और ज़्यादा मात्रा में कॉपर शुद्ध रूप में मिलेगा। तो यहाँ पर एक आपको कॉपर धातु का एक और इलेक्ट्रोड लेना है जिसका नाम क्या होगा, कैथोड, क्योंकि ये बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा होगा, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ गया, ठीक। उसके बाद ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपको विलयन भी लेने हैं, विलयन लेना है आपको। ये देखो, ये जो विलयन भरा है, यहाँ पे विलयन भरा है। अब वो विलयन कुछ भी थोड़ी ले लेना है, इस विलयन का भी अपना एक सिद्धांत होगा कि किस प्रकार के विलयन को लेना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो विलयन भरा है वो कौन सा विलयन होगा, साल्ट तो होगा, लेकिन कौन सा विलयन होगा, वह विलयन होगा जो कि जिस धातु को हमको प्राप्त करना है, कॉपर धातु प्राप्त करना है, मतलब ये विलयन भी कॉपर का ही होगा, कॉपर का लवण होगा, मतलब आपको कॉपर सल्फेट लेने हैं, ठीक है। इस विलयन में क्या भरना है आपको, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4, CuSO4। मतलब ये जो विलयन लिए हैं वो क्या विलयन है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक सर, कॉपर सल्फेट का विलयन भरे हैं अंदर में। अब होगा क्या, किस प्रकार से यहाँ पर रिएक्शन होगा उसको समझना है। तो देखो प्यारे बच्चों, बैटरी है, अब इसको करंट प्रवाहित करा, करंट प्रवाहित करने पर होगा क्या पता है, आपके जो कॉपर धातु होते हैं, आपके जो कॉपर धातु होते हैं वो कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है 2। देखो कॉपर जो है अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, Cu2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Cu2 पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा पता है, बेसिकली ये जो चार्ज है प्लस चार्ज है और इधर की ओर माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर जो कॉपर है, यहाँ पर
जो कॉपर है, क्योंकि ये पूरा कॉपर छड़ का बना है, कॉपर का बना है और अशुद्धि भी है इसमें, तो यहाँ का जो कॉपर है वो अपने में से, ये पूरा कॉपर लिख देता हूँ, यहाँ पे पूरा कॉपर का बना है पूरा, Cu इस प्रकार से पूरा कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ के कॉपर अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अपने में से कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अच्छा, प्रत्येक कॉपर अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। चलो, प्रत्येक कॉपर जो है, प्रत्येक जो कॉपर है वो अपने में से 2-2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ही बताओ, यदि कोई तत्व अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा सर। इसका मतलब कॉपर प्रत्येक कार्बन पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ध्यान से समझते रहना बच्चों। अब प्रत्येक कार्बन कॉपर पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? अब प्रत्येक जितने भी कॉपर थे सारे ने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा? प्रत्येक कॉपर ने 2-2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे उसको किसने खींचा? ये जो बैटरी है वो बैटरी अपनी ओर खींचा। क्यों? क्योंकि इधर माइनस चार्ज है। तो इसका मतलब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर जाएगा? इस कैथोड की ओर जाएगा, क्योंकि कैथोड कौन से चार्ज है? माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस बैटरी से होते हुए इधर की ओर आएंगे। मतलब अब इस इलेक्ट्रोड में किस इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड? कैथोड। अब इस कैथोड में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा हो जाएगा, भंडारा होगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदकर इसमें आ रहे हैं तो पूरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इस कैथोड में अब इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूदकर इधर की ओर आ रहा है। अब होगा क्या? ध्यान से समझना। यहाँ के जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो अब इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसमें छलांग लगा जाएगा, अपने विलयन में छलांग लगाएगा। अपने विलयन मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन है ना भाई, CuSO4 का विलयन है, जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में टूटता है। तो यहाँ के जितने भी कॉपर हैं वो सारे इस विलयन में छलांग लगा देंगे, इस विलयन में छलांग लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा सर? तो जितने भी कॉपर है वो इस विलयन में कूद रहे हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद देखा, कूदने के बाद, अरे इधर तो हमारे भैया लोग हैं, पहले से कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्योंकि विलयन विलयन CuSO4 का विलयन है। तो विलयन जब टूटता है किस फॉर्म में टूटता है? CO2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ जितने भी कॉपर 2 पॉजिटिव है वो सारे इस विलयन में कूदे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग चुके हैं। अब इलेक्ट्रॉन त्याग चुके तो अब बेघर हो गए, इलेक्ट्रॉन तो उधर चला गया। अब कैसे करें? तो सारे विलयन में कूद गए। उसके बाद क्या हुआ? विलयन में कूदने के बाद इधर देखा, अरे इधर तो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? सभी 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इधर पूरा इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा? अब ये इधर का जो कॉपर है अब इधर ताका झाकी करने लगेगा। मतलब इधर एनोड से कूदा कॉपर विलयन में। अब विलयन का जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो अब किसकी ओर ज़्यादा किसकी ओर आकर्षित हो जाएगा? इस कैथोड की ओर। क्यों? क्योंकि इस कैथोड में कौन से चीज़ है? क्योंकि इस कैथोड में आपके इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है बेचारा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो 2 पॉजिटिव लगा है। तो ये जो आपके कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इधर की ओर भागेंगे। किधर की ओर? इस कैथोड की ओर। और भाग कर सारे के सारे कॉपर इस पे चिपकने लग जाएंगे। अब कॉपर इसमें चिपकने लग जाएगा। अब कॉपर इस पे चिपकने लग जाएगा, Cu इस प्रकार से। कैसे? तो देखो अगला प्रोसीजर। अब जो कॉपर पॉजिटिव है ये अभिक्रिया कहाँ हुई पता है? ये अभिक्रिया हुई आपके एनोड में। कहाँ हुई? एनोड। और प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यदि किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? त्यागना। ये देखो, यदि कोई तत्व अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऑक्सीकरण। मतलब ये यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रही है। ये क्या हो रही है? ऑक्सीकरण। मतलब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर 2 पॉजिटिव बना रहे, तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण। और कहाँ पर हो रही है? तो एनोड पर हो रही है। तो याद रखना हमेशा एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। उसके बाद आते हैं आप कैथोड पर। अब बात करते हैं कैथोड की। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, कैथोड में क्या हो रहा है? कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है? ठीक है, तो देखो, अब देखो कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे कौन है? कैथोड पे कौन है? कॉपर। भैया इलेक्ट्रॉन है और कौन आ रहा है उधर से? कॉपर। तो कॉपर भूखा सा आ रहा है, 2 पॉजिटिव लिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है। और इस कैथोड पे कौन है? इलेक्ट्रॉन। कहाँ से आ रहे हैं? इधर से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कॉपर को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करके कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव से सिंपल कॉपर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या करा गया है, ग्रहण। इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा था और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और अपचयन अभिक्रिया कहाँ होगी, कैथोड पर होगी। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर ने इसको ग्रहण किया। ये सारा चीज़ डिटेल आप ना आगे चलकर 11वीं 12वीं में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो इतना डिटेल मैं आपको बता दिया। इतना अगर लिख भी लेते हो एग्जाम पे, आपके 10वीं कक्षा के एग्जाम के नज़रिए से, तो काफ़ी है, फुल में फुल नंबर मिलेगा, इसकी मेरी गारंटी। ओके, तो ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर कॉपर देखा, कॉपर 2 पॉजिटिव विलियन में है, और 2 पॉजिटिव देखा, इधर तो इलेक्ट्रॉन है भैया, भंडारा चल रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो सारे कॉपर इस कैथोड पे चिपकने लगे और कॉपर पे चिपक कर इस इलेक्ट्रॉन को खाकर कॉपर बन गए। समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको क्या सीख मिलती है, क्या चीज़ सीख मिलती है यहाँ से आपको, तो यहाँ से हमको ये सीख मिल रही सर कि यहाँ पर कॉपर जो है, जो आपका एनोड जो है, एनोड से कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज के रूप में कूद रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो एनोड है वो धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों, क्योंकि कॉपर यहाँ पे कम हो रही है, कॉपर कूद रहा है विलियन में और कॉपर इसमें जाके जुड़ रहा है। अब रिएक्शन ऐसा होगा बच्चों कि यहाँ पर ये जो आपके एनोड है वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी। क्या होती जाएगी, धीरे धीरे पतली होती जाएगी। कैसे पतली होगी, ध्यान से समझना, कैसे पतली होगी, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो एनोड है वो कॉपर के रूप, कॉपर सारे कॉपर इस विलियन में गिर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो आपके, एक सेकेंड, इसको, जो आपके ये एनोड है वो अब पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी। देखना, जादू हो जाएगा, ये देखो पतला हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पे जो कॉपर थे वो सारे कॉपर इधर की ओर कूद गए और जो अशुद्धि थी उसका क्या हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस एनोड में जो अशुद्धि थी, कॉपर के साथ जो अशुद्धि लगी थी, वो सारे नीचे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो अशुद्धि अघुलनशील होगा, वो पानी में नहीं घुलेगा। तो एनोड के नीचे वो मड के रूप में, इसको एनोड पंख बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं, कीचड़, तो एनोड मड बोला जाएगा, एनोड पंख, जो कि विलियन में नहीं घुलेगा और नीचे यहाँ पे बैठ जाएगा, तली में बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तली में बैठ गए, यहाँ पर इस तली में वो बैठ जाएगा। और अब धीरे, अब भैया ये पतली हो गई, होती जाएगी और ये वाला जो कैथोड है वो मोटी होती जाएगी। ये वाला जो आपका कैथोड है वो मोटी, क्योंकि इसमें कॉपर आकर जुड़ रहे हैं, कॉपर आकर जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये कैथोड अब मोटी होती जाएगी और ये इसके अंदर से जो भी इस एनोड में जो भी गंदगी थी वो हट जाएगी। अब आपको यहाँ पे शुद्ध रूप में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अब आपको शुद्ध रूप में कॉपर मिल जाएगा। क्लियर, ये तो यहाँ पे मिलेगा तो मिलेगा, ये तो आपके पहले से शुद्ध है, लेकिन इसको शुद्ध किए हैं तो यहाँ पर आपको शुद्ध रूप में क्या मिल जाएगा, शुद्ध रूप में मिल जाएगा कॉपर धातु। आई होप बच्चों आपको ये वाला रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक विधि का विद्युत अपघटन अपचयन विधि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलो इसी प्रकार के और नए वीडियोस लेकर आऊंगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।